Good morning, my dear students. Today, I am giving you few points. When you start your studies, think about this. Your attention during studies. जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, तो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें. Concentrate your mind. As you know that you are taking your online studies, you are not in the class. But I am trying that though I am missing you, यद्यपि हम आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कोशिश है. आई टीच यू एज लाइक एज इन द क्लासरूम. जैसे कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से आपको पढ़ाने की हम पूरी कोशिश करेंगे. थिंक पॉजिटिव. पूरी तरह से पॉजिटिव सोच अपने मन में लाइए, सकारात्मक विचार लाइए, जिससे वो सकारात्मक विचार जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हम पढ़ने बैठे, और इस तरह से एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सामने बैठिए. कॉन्सेंट्रेट योर माइंड. मस्तिष्क को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, एकदम केंद्रीकृत कीजिए, जैसे कि हम पढ़ने बैठे हैं. टुडे आई एम कंप्लीटली ट्राइंग टू टीच यू and discuss you on every word. On your screen, you are watching few words which meanings are difficult, and I have written on the screen like rise. Rise means उदय, उगना, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी चीज का प्रारंभ होना. सेकेंड, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद वो चीज होती है जैसे अपने देश के बारे में लोग बातें करते हैं या सोचते हैं, या अपने देश की प्रतिष्ठा, अपने देश के सम्मान के लिए एक स्पष्ट नीति जो है वो राष्ट्रवाद की श्रेणी में आती है. रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति. रिवोल्यूशन के बारे में हम आगे बताते जाएंगे जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे. एंड अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, ऑटोक्रेटिक. Though there is no autocracy in the world nowadays, but the word autocratic is very important. Autocratic means निरंकुश. निरंकुश का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कोई, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भी चाहे अपने मन की करे, उसको हम निरंकुश कहते हैं. अब इन क्वेश्चन आंसर मेथड we are discussing about nationalism. Understand what is nationalism. समझिए आप ये नेशनलिज्म है क्या. थोड़ा सा मैंने पहले भी बता दिया है. रियली द थिंकिंग अबाउट वन नेशनल ग्रुप इज नेशनलिज्म. एक राष्ट्रीय समूह के प्रति जो हमारी सोच होती है, एंड वी कंसिडर दैट we are the citizen of this particular part of the earth. एक सोच होती है कि जैसे हम एक इस पार्टिकुलर भूमि के हिस्से हैं, इसी को हम, और वो हमारा है, हम उसको अपना जानते हैं, उसी को हम नेशनलिज्म की श्रेणी में रखते हैं. दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज The rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी राष्ट्रवाद का पैदा होना. यू नो यूरोप इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. यूरोप जो है, जो जितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया है, अमेरिका है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, उसी तरह से यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट. There are a lot of countries in Europe. यूरोप में बहुत सारे देश हैं. सबसे पहले हम ये ऐसा माना जाता है, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि नेशनलिज्म का उदय, राष्ट्रवाद का उदय जो है वो यूरोप में हुआ था. यूरोप में उदय हुआ था
कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। ये रिवॉल्यूशन आया, सबसे पहले इसका उदय फ्रांस में हुआ था, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और वहीं पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हमको नेशन की आइडिया मिली, वन नेशन की आइडिया मिली। अब वन थिंग टू अंडरस्टैंड, एक चीज हमें समझने के लिए है कि ये रिवॉल्यूशन क्यों होती है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक क्रांति। ये क्रांति होती क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ऑटोक्रेसी, निरंकुशता। आप पहले 9th की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि इस समय हर जगह लगभग विश्व के सारे देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी के आधे हिस्से में हर जगह मोनार्ची थी। मोनार्ची का तात्पर्य ये होता है कि एक राजा का शासन। तो जब राजा का शासन होता है तो कुछ राजा अच्छे निकल जाते हैं, कुछ राजा खराब निकल जाते हैं। अब कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि राजा जो है वो जनता पर अत्याचार करते हैं, और जब जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता है तो जनता के मन में एक प्रकार का विद्रोह पैदा होता है राज्य तंत्र के प्रति, और वही विद्रोह एक रिवॉल्यूशन की शक्ल ले लेता है, एक क्रांति की शक्ल ले लेता है। वो दब नहीं पाता है और जनता इस मुद्दे पर आ जाती है, इस व्यवस्था में आ जाती है कि चाहे जो भी हो, हमें इस राजतंत्र से छुटकारा पाना ही होगा। और उसी का आज जो परिणाम है हम अपने सामने देखते हैं कि पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में भी पहले ऐसा ही था। तमाम सारे छोटे छोटे राज्य थे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अपना शासन करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इंडिया इज वन नेशन। यही कारण है, रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑटोक्रेसी ऑफ द मोनार्ची, मोनार्ची की जो ऑटोक्रेसी है वही इसका सबसे बड़ा कारण है। अगेन, एज यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन, हियर इज अ पिक्चर। You are watching that many persons are going towards the Statue of Liberty. French artist Frédéric Soriot visualized in his first print of the series of the 4 prints. एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स यानी 4 चित्र बनाए। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र है ये, His dream of a world made up of democratic and social republic. उनके मन में था कि ये जो संसार को डेमोक्रेटिक और एक सोशल रिपब्लिक के रूप में, एक गणतंत्र के रूप में इसको पूरी तरह से बनाया जाए। और उसी की ये तस्वीर है, उन्होंने अपनी तस्वीर में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि हम लोग अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहे हैं, अर्थात हम इस मोनार्ची से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमको अब जनता का शासन चाहिए, इस तरह का शासन चाहिए कि सारे लोगों को उसमें समान भागीदारी मिल सके, सारे लोगों को सारा अधिकार प्राप्त हो सके। The print of the series shows the people of Europe and America of all ages and all social classes marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty. Homage, Shraddhanjali. You know very well what is Statue of Liberty. इस प्रिंट की सीरीज में जो 4 प्रिंट, जैसा कि पहले बताया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोग, सभी प्रकार के, सभी एज के लोग हैं, सभी सोशल क्लासेस के लोग हैं, एक लंबी सी ट्रेन की शक्ल में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। फ्रेडरिक सोरियो, लाइक अदर आर्टिस्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन of 1848, पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। एक फ्रेडरिक सोरियो है जो एक दूसरे आर्टिस्ट है, दूसरे कलाकार हैं, इन्होंने लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल फिगर में यानी एक स्त्री के चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है। इन द पिक्चर शी इज शोन एज होल्डिंग ए टॉर्च ऑफ इनलाइनमेंट। इनलाइनमेंट मीन्स इट हैज बीन रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ द स्क्रीन, ज्ञान,
in one hand, and the charter of the right. Charter of the right means अधिकार पत्र. पहले मोनार्ची में किसी भी प्रकार का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं था, सारे अधिकार राजा के पास थे, लेकिन एक में एक टॉर्च है. ज्ञान, इनलाइटमेंट का मतलब ज्ञान होता है, समझदारी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जागरूकता होती है. एक हाथ में जागरूकता की मशाल है तो दूसरे हाथ में एक अधिकार पत्र है. ये शो करता है कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हम अब जागरूक हो चुके हैं. दिस इज द रियल मैसेज ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. In the foreground of the image as shown, the shattered remains of the symbols of absolute institutions. अब फिर मोनार्ची पे आते हैं. एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब है वो संस्थाएं जो निरंकुश शासन से सहमत हैं, उनके टुकड़े दिखाए गए हैं, उनको बर्बाद होते हुए, उनको समाप्त होते हुए दिखाया गया है. अब एक चीज यहाँ पे और भी रिमार्केबल है कि बहुत सारे लोग, आप सोचेंगे कि जब शासन निरंकुश है तो लोग उससे सहमत क्यों हैं. कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उसी व्यवस्था में उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, उसी व्यवस्था में उनको ज्यादा से ज्यादा सुख और सुविधा प्राप्त होती है. उनको लगता है कि अगर जनता का शासन हो गया तो जो हम अपनी मनमानी कर पा रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, इस नाते वो निरंकुश शासन से सहमत हो जाते हैं. इन हिज ideal vision, the people of the world are shown as grouped as distinct nations identified through their flag and national costumes. अपने अपने राष्ट्रीय जो झंडे हैं, जो कॉस्ट्यूम्स यानी वस्त्र हैं, उनको भी प्रदर्शित किया जा रहा है जो लोग मार्च कर रहे हैं. Leading the procession are the United States and Switzerland, which had by them in 1848 has become nation state. They are followed by different nations of the world like France, Germany, Austria, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens above, the Christ, saint, and angels gaze upon the scene, symbolizing fraternity among the different nations of the world. Fraternity मतलब भ्रातृत्व होता है. भ्रातृत्व का तात्पर्य ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोग विभिन्न सारे देशों के वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऊपर से ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे संत, स्वयं क्राइस्ट, एंजल्स, जो तमाम सारे देवदूत हैं, वो भी इस दृश्य को देख रहे हैं कि जनता के भीतर जागरूकता पैदा हो गई है. अगेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. अब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और जो राष्ट्र की विचारधारा है या राष्ट्र की अवधारणा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789. France was under the rule of the absolute monarch in 1789. Absolute का मतलब होता है पूर्ण, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम कहें तो निरंकुश. जब पहली बार राष्ट्रवाद का विचार आया उस समय मोनार्ची थी 1789 में, जो पहली बार वहां पे क्रांति हुई या लोगों का विद्रोह हुआ. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स ऑफ एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई अमंग द फ्रेंच पीपल. अब वहां पर जब विद्रोह हुआ तो शुरुआत में जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थी, संस्थाएं थी, उन्होंने तमाम सारे कदम उठाए, तमाम सारी चीजों को करने का प्रयास किया. The idea of La Prairie, the fatherland, and the citizens emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution. यहाँ पे एक आइडिया बनी कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो अब मोनार्ची से अलग हट करके उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. जो राष्ट्रीय झंडा था, रॉयल स्टैंडर्ड यानी जो मोनार्ची का झंडा था, उसको हटा करके एक नया ट्राइकलर, एक तिरंगा, एक झंडा इंट्रोड्यूस किया गया. द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स
एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और एक स्टेट जनरल जो एक्टिव मेंबर्स थे, जो समाज के एक्टिव मेंबर्स थे, जो नागरिक थे, उनके द्वारा एक स्टेट जनरल को चुना जाएगा और जिससे नेशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अब एक नया हिम का शाब्दिक अर्थ तो भजन होता है, लेकिन हम राष्ट्रगान से ले सकते हैं। एक नया राष्ट्रगान लिखा गया, एक ओथ ली गई, शहीदों को स्मरण किया। जितने सारे लोग हर देश में शहीदों को स्मरण करने का रिवाज है, वहां भी था कि जितने सारे लोग इस क्रांति में शहीद हुए थे, इस रिवोल्यूशन में शहीद हुए थे मोनार्ची के खिलाफ, उनका स्मरण किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाम से। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform law for all citizens within the territory. टेरिटरी का मतलब पूरे स्टेट, उस पूरे संघ में एक केंद्रीय प्रशासन तैयार किया गया और एक यूनिफॉर्म, सबको समान रूप से अधिकार देते हुए एक नया कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलाइज्ड। जो आंतरिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, यानी जो राजा कर लेते थे या जो अन्य लोगों के ड्यूज थे यानी बकाये थे, उसको समाप्त कर दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। और एक पूरे देश में, पूरे फ्रांस में एक वेट का और नापने का एक पैमाना, सिंगल पैमाना बना दिया गया, समान पैमाना बना दिया गया। पहले ये था कि कहीं कोई चीज 1 किलो होती थी, अगली जगह जाकर के वो 3 पाव हो जाती थी, कहीं जाकर के 1.5 किलो हो जाती थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था वेट का और मेजरमेंट का। इसको बिल्कुल एकदम बराबर किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. एक भाषा, जैसा कि हम अपने वहां भी देखते हैं कि विभिन्न जगहों पे जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन वहां पे जो डायलेक्ट्स थी, उपभाषाएं थी, अलग अलग प्रकार की छोटी मोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, तो उनको डिस्करेज किया गया, यानी उनको हतोत्साहित करके एक फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया और ये बताया गया कि इसी भाषा का प्रयोग एक राष्ट्र के रूप में किया जाएगा। ये कॉमन लैंग्वेज है। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin club. जब ये समाचार, इस तरह की व्यवस्थाएं देश के अंदर हो रही हैं, तो आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं इस तरह की क्रांति में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और जो किसी भी देश की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश के युवा ही होते हैं, और युवा निश्चित रूप से विद्यार्थी ही होते हैं। उन्होंने जगह जगह जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करना शुरू कर दिया इसको समर्थन देने के लिए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज वी मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s. With the outbreak of Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of the nationalism. और इसमें सहायता करने के लिए फ्रेंच की आर्मीज भी आ गई, जहां जहां ये गई, बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, इटली में, वहां पर ये उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ाना या राष्ट्रवाद के विचार का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह यदि हम देखें तो स्टूडेंट्स, यंग पीपुल्स एंड आर्मीज, जो नौजवान लोग थे, जो आर्मी थी, इस आइडिया को कैरी करने में या कन्वे करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड, यहाँ पे एक चेंज होता है, एक थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज ये होता है कि एक बार फिर से फ्रांस में नेपोलियन आ गया विद द वाइड swathe of territory that came under Napoleon's control. ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है अब नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया। Destroyed democracy and returned monarch in France. इसने क्या किया कि एक बार फिर से, कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हमेशा उस पर कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो बार बार संकट के बादल मंडराते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को कभी भी अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, सफलता उसको मिलती है।
उसने एक बार फिर से कुछ चीजों को एज इट इज रख करके मोनार्ची को रिटर्न कर दिया, यानी वो फ्रांस का राजा बन बैठा। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर नेशनल। और ज्यादा पूरे सिस्टम को और ज्यादा ठीक करने की उसने कोशिश किया। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस based on birth, stabilized equality before law, and secured the right of property, simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues। एक चीज जिसका जो होता है, जिस चीज का जो उपयोग करता है व्यक्ति का, यह सामान्य स्वभाव होता है, वो चाहता है कि हमारे अधिकार में रहे। एक चीज यहाँ पर और भी बताना आपको आवश्यक है कि राजा तो होते ही होते थे, सामंत भी होते थे। वो जो सामंत होते थे तो वो राजा से भी अधिक क्रूर होते थे। अक्सर टैक्स वसूलना, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये राजा के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते। राजा बहुत बड़ी क्षेत्र में हर जगह जा नहीं पाता था, तो रिप्रेजेंटेशन के नाते ये राजा के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और मूल काम यही करते थे। तो जब फिर से नेपोलियन आया तो जनता जैसा चाह रही थी उस तरह से फ्यूडल सिस्टम को उसने समाप्त कर दिया और किसानों से किसी भी प्रकार का कोई जो टैक्स लेना या अन्य चीजें लेना उसने बंद कर दिया और ये कह दिया कि किसान अपनी जमीन के मालिक होंगे। लोगों को अच्छा लगा। ग्रिड सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव। और यहाँ से वहां तक सामान ले जाना, इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया। पीजेंट्स, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। तो समाज के जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे किसान हैं, व्यापारी हैं, अन्य काम करने वाले लोग हैं, उनको ये नए प्रकार की जो स्वतंत्रता मिली वो काफी अच्छी लगने लगी। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। ऐसे लोगों को लगने लगा कि जो वेट और मेजर को बराबर कर दिया गया, एक प्रकार की नेशनल, एक जैसी नेशनल करेंसी चला दी गई, तो ये जो सुविधाएं थी उस सुविधाओं के नाते एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने की सुविधा उनको मिल गई। इस चीजों से उनको लगा कि उनके बिजनेस या उनके काम में काफी सुविधा हो गई है। तो इस तरह से नेपोलियनिक कोड को स्वीकार करने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, खुशी खुशी इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। बट द इनिशियल इंथ्यूज, लेकिन राजा तो राजा होता है, जो शुरुआती उत्साह था, इनिशियल इंथ्यूज था, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, ये जल्दी ही शत्रुता में बदल गया। As it became clear that the new administrative increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe। जल्दी लोगों को लगने लगा कि तमाम सारे प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। टैक्सेशन, हालांकि टैक्स जो है वो सरकार की या राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है, लेकिन अधिक बढ़ा दिया जाए तो जनता को कष्ट होता है। सेंसरशिप, यानी बहुत सारी चीजों पर सेंसरशिप लगा दी, यानी राज्य के अकॉर्डिंग ही उसको करना था, आप अपने मन से नहीं कर सकते। और एक फोर्स, सेना में जबरदस्ती लोगों की भर्ती की जाने लगी ताकि यूरोप के अन्य देशों को भी जीता जा सके। ऑल सीम टू एडवांस्ड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और ये ऐसे लगते थे कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, यानी राज्य को ही इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है या राज्य को ही इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। आगे, this is first part I have taught to you, and again next period I will taught to you the making of nationalism in Europe। यूरोप में फिर से नेशनलिज्म कैसे आया, इस बारे में हम विचार करेंगे, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।